देखिए बच्चों, आज हम लोग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोस्कोपी, यह हमारे पास क्या है, हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक, अब हम ये पहले जान लेते हैं कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो तुम लोग अभी तक जो पढ़े होगे, ठीक, वो तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जो हमारे पास एक लिक्विड होता है, ठीक, जैसे तो तुमने क्या किया, पानी लिया और पानी को जाके फ्रीज में टेम्परेचर फ्रीज में जाके रख दिया। ठीक, तो तुम कहते हो क्या, हमारे पास क्या है, जिस टेम्परेचर पे क्या है, ये हमारे पास पानी क्या कर जाए, फ्रीज कर जाए, आइस बन जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बोल देंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो बोलते, यही तो तुम लोगों ने पढ़ा है। अब आज के बाद लेकिन क्या है, तुम थोड़ी डेफिनेशन को अपनी क्या थोड़ी मॉडिफाई कर लेना। कैसे, क्या, देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मान लीजिए लिक्विड है एक, ठीक, तुम इसको मान लो वाटर है हमारे पास, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये वाटर है, तो मैंने इसको लिक्विड एक मान लिया, ये लिक्विड है मेरे पास। ठीक, तो जैसे तुम क्या करते हो, इसको फ्रीज में रखते जाते हो, तो फ्रीज क्या करती है, इससे टेम्परेचर क्या कर देती है, खींच के बाहर निकाल देती है, तो धीमे धीमे इस पानी का टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एक टाइम ऐसा हो जाता है फ्रीज कर जाता है। ठीक, ये तो पढ़े हो। अब देखो क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पे आइस रखी है, देखिए मान लेते हैं मेरे पास आइस है। ठीक, आइस क्या, देखिए यहाँ पे मेरे पास सॉलिड है, आइस ये तो है, सॉलिड है मेरे पास। ठीक, ये आइस है, ठीक, आइस है। ठीक, अब देखिए कुछ इस आइस का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, आइस का भी तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसका क्या है, वेपर प्रेशर हमारे पास आइस का क्या है, कुछ भी होगा, इसका वेपर प्रेशर है कुछ। ठीक, तब मैं क्या कहूंगा कि वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे मेरा इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जान लीजिए क्या, कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर इस लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए। या मैं अगर पानी ले रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, अगर मेरे पास क्या है, इस वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वाटर जिसका वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक, वो किसके बराबर हो जाए, हमारे पास सॉलिड के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को मैं क्या करूंगा, इस लिक्विड का कहूंगा फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid is known as freezing point of that liquid। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो हमारे पास क्या है, इट इज डिफाइंड एज क्या, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर, यहाँ मैं देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid, ठीक, liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, ठीक, solid, ठीक, that temperature is known as, ठीक, that temperature, ठीक, जो टेम्परेचर होगा is known as, क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ये तो हो जाएगा। और मैं कहूंगा क्या, इस टेम्परेचर पे मेरा जो पानी होगा वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर सकता हूँ, डिक्रीज इंक्रीज कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इसका क्या, जो सॉलिड होगा, ठीक, इसका वेपर प्रेशर तुम कम कर दोगे, तो मेरे पास थोड़ा क्या है, थोड़ी जल्दी बन जाएगी। ये तो हुआ, मतलब क्या है, हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज करवा कर सकते हैं, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या किया था, इंक्रीज या डिक्रीज करवा रहे थे। ठीक, ये तो पॉइंट हमारे पास ये हुआ। ठीक, देखिए एक पॉइंट हमारे पास एक और याद रखिएगा, क्या, देखिए अगर हमारे पास क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में इनवर्सली का रिलेशन होता है। क्या, इनवर्सली मतलब क्या है, अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, या मैं कहूं यहाँ पे क्या, जो अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, तो देखो हमें पढ़ना क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो देखिए सेम टू सेम हम वही कंडीशन ले रहे हैं। क्या, मेरे पास एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए एक मेरे पास क्या है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। तुम इसको अगर मान के चलो, तुम मान लो वाटर ले रहे हो, यही तो है, वाटर ले रहे हो, और मैंने इसका जो है वेपर प्रेशर अंदर जो मैंने नोट किया, देखिए मान लेते हैं वेपर प्रेशर तुमने कितना नोट किया अंदर, हमारे पास मान लो हमारे पास तुमने 100 क्या है वेपर प्रेशर तुमने किसमें नोट किया। ठीक, अब फिर तुमने क्या किया, देखो इसके अंदर हमारे पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं, हमारे पास क्या निकालो, नॉन वोलेटाइल हमारे पास क्या है, सॉल्यूट क्या है, ऐड करो, ऐड किया। ठीक, जैसे तुम ऐड करोगे इसके अंदर, यहाँ पे
ठीक, ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हमारे पास सोल्यूशन बन के तैयार होगा। सोल्यूशन में हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। ये तो है सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। ठीक, सोल्यूशन बन के तैयार हो गया होगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ। अब देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन बना होगा इसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, बिल्कुल हमारे पास पिछले लेक्चर की तरह ना, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया है। तो हम क्या कहेंगे, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, सोल्यूशन का डिक्रीज कर गया होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया होगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, इंक्रीज कर गया होगा। तो हमने कहा कि जब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा होगा, यही तो है। अगर हमने कहा जब इसका बॉइलिंग पॉइंट, हमने कहा कि वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और ये क्या होता है, 1 फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं कहूंगा अगर ये इंक्रीज करा है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इसका, इस सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये हुआ क्या, ध्यान दीजिए क्या, अगर ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन रहा था, आइस, कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तुरंत आइस बन जा रहा था। लेकिन अगर तुमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे तुमने क्या चीनी मिला दी, और चीनी मिलाओ तो यहाँ पे क्या बना, हमारे पास शरबत बना, ये तो बना। तो शरबत को जब तुम फ्रिज में रखोगे तो याद रखना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, आइस नहीं बनाएगा, मतलब वो सॉलिड पे कन्वर्ट नहीं होगा, वो जाएगा क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। लगभग मैंने कहूंगी माइनस ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या पता बनाएगी। बात समझ में आ रही होगी क्या, कि जब तुम पानी को फ्रिज में रखोगे तो वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बना लेगा। लेकिन अगर तुमने उसमें क्या चीनी घोल दी, और चीनी घोलने के बाद तुमने क्या इसको फ्रिज में जाके रखा जाके तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब क्या करेगा, फ्रीज नहीं करेगा। ये तुम घर पे करके देख सकते हो। अभी क्या करेगा, -2 -3, ठीक, मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड ही रहेगा। जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, हमारे पास 0 डिग्री से थोड़ा और कम हो जाए, -2 -3 -4, तब जाके फ्रीज करेगा। ये तो हुआ। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मेरे पास कोई प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो मेरा सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, कम हो गया। ये तो हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो मैं यहाँ पे इसका मान लेता हूं, तो यहाँ पे मैं ये मान लिया कि जो T1 है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और मैं यहाँ पे इसका मान ले रहा हूं जो T2, मतलब क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है मेरे पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मैं कहूं अगर फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है ना, तो देखो इसका 0 डिग्री है और इसका -2 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहूंगा, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, ध्यान देना, ये 0 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा, ये तो माइनस में है। तो मैं क्या कहूंगा, जो मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है ना, जो मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा है कंपेयर टू किसके, सॉल्यूशन के। यही तो हो गया। या मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास T1 ज्यादा है किससे, T2 से। यही तो हुआ, T2 ज्यादा है इससे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो पिछले लेक्चर की तरह हम बिल्कुल लिख लेते हैं। देखो, ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो देखो क्या, तो इसका मतलब जब तुम इसको लिखोगे, अगर हमारे पास ये डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखेंगे, when pure volatile solvent is converted into solution by adding non volatile solute, then freezing point of solution क्या है, decreases। that decrement जो होगा उसी को हम बोलते हैं depression of freezing point। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया क्या हमारे पास, when pure volatile solvent is converted into solution by adding non-volatile solute, then vapor pressure, then freezing point of solution decreases, and that decrement यहाँ इसका मतलब decrement है, decrement in freezing point of solution, ठीक, is known as क्या हो जाएगा, is known as क्या है, depression of
क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपल सी बात है, ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए हम इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, क्या ग्राफ के बारे में ना थोड़ा डिस्कस इसके कर लेते हैं। ठीक, तो ग्राफ हमारे पास, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे ग्राफ बना देता हूँ मैं। ठीक, मैं यहीं पे, तो ग्राफ में देखिए क्या है, मैं यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ। देखो ये मेरे पास ग्राफ जो है ये, ठीक, देखिए क्या है मेरे पास, ये वेपर प्रेशर है। ठीक, वेपर प्रेशर है, ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। देखिए वेपर प्रेशर है, ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। वेपर प्रेशर ये ऊपर बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट इधर बढ़ रहा है। ठीक, तो ये मेरे पास लाइन जो, ये देखिए मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ ना। ठीक, ये मेरे पास क्या है, सॉलिडिफिकेशन की है, ये सॉलिडिफिकेशन की है। मतलब यहाँ पे जैसे इस लाइन को कोई टच करेगा तो उसका आइस बनना, या मैं कह दूं सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमने पढ़ रखा है कि अगर वेपर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे ना, ठीक, अगर हम वेपर प्रेशर की इसमें बात करें, ठीक, वेपर प्रेशर की अगर बात करो तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सी कहोगे कि हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, सॉल्यूशन से ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो जब तुम ग्राफ खींचोगे, ठीक, तो वेपर प्रेशर इसमें ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे आता है, ये ऐसे, ये मेरे पास, ठीक, और ये मेरे पास ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे ये मेरे पास ग्राफ ऐसे इस तरीके से आता है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या, देखो वेपर प्रेशर, ये देखो इसको अगर तुम मिलाओगे इधर तो ये वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, ये पेपर ज्यादा है। और ये वाला वेपर प्रेशर देखो इससे, ये तो है, ये वेपर प्रेशर, ये तो ये मेरे पास क्या है, ये वेपर प्रेशर है, ये तो है इस तरीके से। ठीक, तो ये देखो ये सॉल्वेंट का है। कैसे पता चला, देखो सॉल्वेंट का है क्योंकि इधर से देखो ये ऊपर वाला वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट का, क्योंकि ये ज्यादा और नीचे वाला हमारे पास क्या है, थोड़ा कम है। तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन का ग्राफ होगा, ये तो होगा सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। तो मैंने क्या कहा है, जहां पे क्या सॉलिडिफिकेशन ये यहां पे टच कर रहा है, देखो यहां पे, ये तो ये मेरे पास यहां पे, ये यहां टच कर रहा है, देखो यहां पे। ठीक, तो तुम इसको नीचे मिलाओ, ध्यान दो, इसको नीचे मिलाओ तो तुम उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, और सॉल्वेंट का तुमने फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना है, इसका माना है T1, इसका माना है T2, ये तो है। जो T1 है हमारे पास क्या है, जो T1 है हमने लिखा है क्या, T1 क्या है हमारे पास, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। ठीक, और हमारे पास T2 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का है, यही तो है, सॉल्यूशन का है ये तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, ध्यान देना, ये डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आया, ठीक, मतलब क्या हुआ, कितना हमारे पास हुआ, मैंने क्या था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा है हमारे पास, कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, जब मेरे हमारे पास आइस बन रही थी इसकी कितनी -2 पे, तो डिफरेंस आया तो कितना 2 डिग्री का आया भाई ना, ये 0 और इसका डिफरेंस कितना आएगा, जो 2 डिग्री का। तो देखो, तो अब क्या हुआ हमारे पास, कितना हमारे पास क्या डिग्री हुआ, तो मैं कह दूंगा 2 डिग्री का डिफरेंस आया, ये तो है 2 डिग्री का डिफरेंस आया। तो आप अगर तुम कहो कि बताइए इसमें कितने का डिफरेंस आया, तो मैं क्या कहूंगा, देखिए T1 जो होता है, देखिए T1 ये तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक टाइप का टेम्परेचर ही तो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक टाइप का टेम्परेचर ही होता है। ठीक, तो बताओ इधर का टेम्परेचर इधर ज्यादा तो बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा टेम्परेचर किसका, सॉल्वेंट का ज्यादा है और उसका मतलब सॉल्यूशन का कम है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम T1 में से T2 माइनस कर दो, T1 में से T2 माइनस कर दो, मतलब क्या है, सॉल्वेंट का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है और इसका क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो। अगर हमारे डिफरेंस ले लें इसका, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिप्रेस हुआ, कितना कम हुआ ना। तो इसका मतलब T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या, डेल्टा TF, ये हमारे पास आ जाता है। और डेल्टा TF ही क्या है हमारे पास, डिप्रेशन, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, ठीक, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब तुमको क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट में से क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से तुम्हें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक, अगर हमारे पास सेम टू सेम कंडीशन में क्या हो, देखो अगर सेम टू सेम कंडीशन में क्या हो, ये अगर हमारे पास क्या है, वाटर के लिए हो, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर हो के लिए हो, या हमारे पास एक्वस कोई सॉल्यूशन बना रहा हो, या एक्वस सॉल्यूशन अगर बना रहा हो, तो इसके लिए क्या होगा, देखो अगर हमारे पास वाटर होता है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो कह दोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे जो T1 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा TF लिख रहे हो, तो ये T1 क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे 0 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा TF, तो इसका मतलब कभी कभी तुमको क्या देगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया होगा तो वहां पे 0 रखोगे। ये पॉइंट हमारे पास समझ में आ गया होगा, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो था, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में इसका मतलब कितना डिप्रेस हुआ था, वही हमारे पास क्या डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट
है। फिर इस ग्राफ को मैंने ये बताया कि जो मेरे पास ये लाइन है ये सॉलिडिफिकेशन वाली लाइन है। तो जैसे मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या है, मैंने ग्राफ खींचा तो मैंने देखा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। तो इसका मतलब ये पहले आ गया मेरे पास क्या, देखिए ये हमारे पास यहाँ टच किया और यहाँ पे ये टच किया, ठीक। तो इसका मतलब क्या, अगर तुम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से क्या दोनों की आइस क्या है जमाना चाहते हो, ठीक, तो याद रखिएगा आइस किसकी पहले जमेगी, क्या आई समय कहूंगा सॉलिड पहले कौन बनेगा। तो इसका मतलब क्या, देखो वाटर, इसका मतलब ये सॉल्वेंट जो है हमारे पास, देखो इसका तो इसका क्या है, देखो इसका तो हमारे पास क्या है बहुत कम है, ये तो है। तो मैं कहूंगा मेरा जो सॉल्वेंट होगा, जो मेरा सॉल्वेंट होगा उसकी आइस क्या है जल्दी बन जाएगी और सॉल्यूशन की आइस जल्दी नहीं बनेगी। अभी मैं इसका आगे एप्लीकेशन ही पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या है डेल्टा टीएफ के बारे में हो गया, ठीक। अब देखिए क्या, अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स कर रहे हो। तुम जितना ज्यादा इसके अंदर क्या सॉल्यूट मिक्स करोगे, ठीक, उतना वेपर प्रेशर उसका ज्यादा डिक्रीज, सॉरी क्या नाम, उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज हुआ तो मैं कहूंगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, या जो मेरे पास है फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, इसका मतलब उतना ही डिक्रीज होगा। तो देखो अगर तुमने यहाँ पे क्या है, मान लो तुमने यहाँ पे कितना 20 ग्राम चीनी मिलाई, ठीक, एक बार 20 मिलाई, एक बार हमारे पास कितना 40 मिलाई, 40 ग्राम। तो मैं कहूंगा जब 40 ग्राम इसमें मिलाओगे तो इसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि तुम इसके अंदर चीनी के कितने मोल मिला रहे हो। तो मैं ये कह दूं कि इसमें चीनी के जितने मोल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जितने मोल ज्यादा होंगे उतना इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। अगर मोल के फॉर्म में नहीं लेना है तो किसके फॉर्म में ले लो, मोलैलिटी के फॉर्म में ले लो। मतलब ये है कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल के मोल सॉल्यूट के ज्यादा होंगे। तो मैं कहूंगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो डेल्टा टीएफ है, मतलब डेल्टा टीएफ मतलब कितना डिप्रेस हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। देखो हमारे पास क्या है डेल्टा टीएफ, ये मेरे पास क्या है, इसी को हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। देखो क्या जो मेरे पास हमारे पास क्या है, डिप्रेशन जो है, देखो डिप्रेशन मतलब जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो कितना डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन ऑफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है डेल्टा टीएफ जो है, ठीक, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या है हमारे पास, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यही तो है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ठीक। तो मैंने ये देखा डेल्टा टीएफ हमारे पास क्या है और ये मेरे पास क्या है, ये देखो मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं, तो इसका मतलब मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं होती है तो ये टेम्परेचर पे क्या है डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हम यहाँ पे मोलैलिटी क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं, ठीक। तो देखो अब बाद में कांस्टेंट लेना, देखो जब कांस्टेंट लोगे तो हमारे पास डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे केएफ कांस्टेंट आ जाएगा इनटू मोलैलिटी आ जाएगा। ये तो हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये तो है। अब देखो डेल्टा टीएफ तुमको पता है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है, तो केएफ देखो केएफ क्या है, केएफ क्या है, देखो केएफ हमारे पास एक कांस्टेंट है, केएफ हमारे पास क्या है, देखो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब देखो इसमें हमने क्या क्या इसका मतलब कि इसमें फ्रीज कर रहा है और जहां पे क्या टेम्परेचर कम होता है तो हम वहां टर्म यूज करते हैं क्रायो ना, ठीक। तो इसका मतलब है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक। तो इसके जो कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं। अब याद है सॉल्वेंट किसका, मतलब ये जो केएफ होता है ये किसका होता है, और सॉल्वेंट के लिए होता है, ये तो है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं क्या, ये जो केएफ है इसको बोले क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इस पे सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम क्या करें इसको वाटर, ध्यान देना, अगर हम क्या करें इस केएफ और वाटर के लिए तो कितना होता है, केएफ और वाटर के लिए अगर हम देखें तो ये कितना होता है 1.86 के करीब हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, ठीक। ये हमारे पास इसके बारे में आ गया ये। तो इसका मतलब हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना मिलाएंगे उतना ज्यादा इसका डिप्रेशन होता चला जाएगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब या तो हम ये कहते हैं कि वहां पर इसकी मोलैलिटी सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा होगी इसका डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो हमारे पास क्या है पहला पॉइंट आ गया, बिल्कुल सिमिलर किसके आ रहा था, ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। तो केएफ, अब देखो मोलैलिटी तो तुमको पता ही है ना, मोलैलिटी तो हमें पता है कि मोलैलिटी का फार्मूला हमें पता होता है क्या, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में रख लेना। ये ना दिया हो तो ग्राम में दिया हो तो हम कह देंगे क्या है ये ग्राम में, और ये हमारे पास ना 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो है।
ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट इसमें आ गया। क्या हमने ये जान लिया कि हमारे पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है। ठीक, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक, अब देखिए अब आगे जितने भी सारे पॉइंट हैं वो सब एलिवेशन हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हमने पढ़ रखा था, ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के उस पे है। ठीक, तो देखो ये तो हमारे पास पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट अगर हम निकालें, देखो अब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आएगा क्या, हमारे पास देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास यूनिट ऑफ केएफ की यूनिट क्या है, देखिए केएफ की। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, क्या हमारे पास होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी, ये तो है। ठीक, तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ और अपॉन मोलैलिटी, यही तो है। और बाद में डेल्टा टीएफ है और मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ये ऊपर चला जाएगा तो हम कहेंगे केएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा टीएफ इनटू अपॉन मोल इनटू ये। तो अब इसकी यूनिट रख दो। देखो ये क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैं कहूंगा ये हमारे पास क्या केल्विन में ले लो। ठीक, केल्विन, और इसका देखो ये मास किस में, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब किलोग्राम ले लो। और ये ऊपर जाएगा तो मैं कहूंगा मोल इनवर्स। या तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, केल्विन की जगह पे क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो, ये किलोग्राम लिख दो, ये हमारे पास मोल ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, यूनिट इसकी हो गई, ये यूनिट हमारे पास हो गई। ठीक, यूनिट हो गई। ठीक, ये यूनिट हो गई। अब देखो क्या है, अब अगर हमें ऐसा है के को डिफाइन करना है, तो देखो अगर हमारे पास थर्ड पॉइंट देखो, डेफिनेशन ऑफ केएफ, देखो डेफिनेशन ऑफ केएफ हमारे पास क्या है। ठीक, और हमें पता है केएफ की वैल्यू है, केएफ है क्या ना, केएफ तो तुमको पता है क्या है, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। तो देखो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखो पहला तरीका हमारे पास क्या डिफाइन करने का, देखो डेल्टा टीएफ है, ठीक, इक्वल टू केएफ है इनटू एम है, यही तो है। तो अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू 1 ले लें तो जो डेल्टा टीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, केएफ इनटू 1। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डेल्टा टीएफ किसके बराबर आ जाएगा, केएफ के बराबर आ जाएगा। तो पहले डेफिनेशन में क्या है, हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज क्या है हमारे पास, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए क्या व्हेन हमारे पास सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी अगर यूनिटी ले लें तो जो हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है वो केएफ के बराबर आएगा। ये इसी कांस्टेंट यूनिट लिखी जाती है इस तरीके से मोस्ट की डेफिनेशन। तो हम कहेंगे इफ हमारे पास क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन यूनिटी मतलब 1, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट becomes equal to क्या, केएफ के बराबर आ जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो दूसरे फॉर्म में कैसी आएगी, देखो दूसरे बी फॉर्म में, देखो बी फॉर्म में भी क्या है, देखो डेल्टा हम इसी को ले रहे हैं, देखो डेल्टा टीएफ है इक्वल टू क्या है, केएफ इनटू एम, ये तो है, एम रखे। ठीक, अब देखो मोलैलिटी की जगह पे तुम क्या रखो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी की जगह पे मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, ये तो है। अब देखो क्या है, अगर तुमने यहाँ पे एम की वैल्यू मोल ऑफ सॉल्यूट की लिए कितनी ले ली, 1 ले ली, ये तो है। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी ले ली, 1 किलोग्राम, ये तो है। तो जब तुम इसको ले लोगे तो इसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक, जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू 1 अपॉन 1, ये तो है। तो मैं क्या कहूंगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ के बराबर आ जाएगा। तो तुम क्या कहोगे, अगर मैं एक इसका ये सर क्या है हमारे पास, मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी में हमारे पास क्या है, किसके साथ हमारे पास मोल होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम क्या एक मोल किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 किलोग्राम में क्या कर दो, डिजोल्व कर दो, तो क्या होता है, हमारे पास जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो केएफ के बराबर हो जाता है। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व
इज डिजोल्व इन कितने में 1 किलोग्राम, या हम कह दें क्या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट becomes equal to किसके KF के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब देखो एक पॉइंट और इसमें, देखो थर्ड हमारे पास क्या है पॉइंट, देखो सी पॉइंट, इसी के अंदर हमारे पास दूसरे में हमारे पास क्या तीसरे पॉइंट में ही हमारे पास है, देखो क्या, देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है जो KF में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें KF, तो इसका मतलब ये K आ जाता है। तो ये जो K होगा ध्यान देना, ठीक, ये KF क्या है, ये KF हमारे पास है क्या, हमारे पास मोलर डिप्रेशन क्या है हमारे पास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ना, ये तो हो जाएगा। इसका मतलब ये मोलर हो गया, ये मोलर हो गया। ठीक, तो अगर हमको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में देखो क्या हो जाएगा ये, अब देखो, तो इसका मतलब अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आनी है, ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे। ठीक, तो यहां पे अगर हम कर दें, देखो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी, ये तो है। फिर डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू हमारे पास मोलैलिटी का क्या होगा, N अपॉन क्या है W, हमारे पास ग्राम में होगा, हमारे पास किलोग्राम में था, ये तो है किलोग्राम में, ये तो है। फिर डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोल अपॉन W, किसमें अगर ग्राम में कर दोगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैंने कहा था इसको डेल्टा TF इक्वल टू क्या लिख सकते हो, KF इंटू मोल अपॉन W क्या हो जाएगा ग्राम, और इसको तुम क्या लिखो 10 इंटू 100 लिख दो ऐसे। तो देखो KF इंटू 10 कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं K के बराबर लिख सकता हूँ, ये तो है, मैं इसको K के बराबर लिख सकता हूँ ना। तो देखो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू N अपॉन W किसमें, ग्राम में। ठीक, और ये मेरे पास 1000, तो इसका मतलब सॉरी क्या नाम 100 तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ये फार्मूला तो ये भी बन गया ना, ये फार्मूला तो बन गया। एक दूसरा फार्मूला कैसे बनता था ना, ये हमारे पास, इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए फार्मूला लगेगा, ये तो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, और हम लोगों ने जो पढ़ रखा था वो ना, उसके लिए देखो डेल्टा TF इक्वल टू क्या था, KF इंटू क्या है, यहाँ पे हमारे पास मोलैलिटी थी, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू हो जाएगा N अपॉन क्या मास ऑफ क्या, अगर ग्राम में रख रहे हो तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चन में क्या दिया हो, अगर मोलर एलिवेशन सॉरी क्या नाम है यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर वो मोलर दे दे मोलर, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे मोलर के केस में ना, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया है तो मोलर दिया हुआ है। ठीक, और कभी कभी मान लो हमारे पास क्या है ना, मान लो कभी हमारे पास क्या है ना मोलर, ठीक, मोलर दिया होगा और मोलर पूछेगा तब भी निकाल दोगे, ये तो है। तो देखो इस वाले पॉइंट में अगर हमें देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो देखो कैसे करें, ये इसको अगर हमारे पास देखो इसको डिफाइन करना है, देखो K को, यही तो है। तो जो K को डिफाइन करोगे तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू देखो N की वैल्यू कितनी ले लें, देखो अगर हम N की वैल्यू कितनी ले लें, देखो 1 ले लें, और इसकी वैल्यू 100 ले लें, तो ये 100 कट जाएगा, यही तो है। तो इसका मतलब जो 100 हमारे पास क्या है, ये इसको 100 लेना, और ये W है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात है, यही तो मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसकी जब वैल्यू ये रखोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये डेल्टा TF इक्वल टू हमारे पास K इंटू N की वैल्यू कितनी 1, ये हमारे पास 100 और ये 100, तो ये कट जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा। मतलब ये हुआ क्या, अगर मैं 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर दूं, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 मोल ऑफ इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मैं किसमें ऐड करूं, 100 ग्राम ऑफ किसमें, सॉल्वेंट में जब ऐड करूंगा, ठीक, तो क्या होगा, K किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TF के। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन हमारे पास की डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल क्या होगा, सॉल्यूट क्या है, इज डिजॉल्विंग किसमें, हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन ये इसके बराबर हो जाएगा, देन डिप्रेशन ऑफ
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट becomes equal to मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये तो हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखो क्या है, एक हमारे पास पॉइंट और है। अभी देखो क्या पॉइंट है वो। अब हमारे पास क्या है, मान लो हमें क्या है, अगर केएफ की वैल्यू इक्वेशन से निकाली जो हम लोगों ने मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ी थी ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ किसका, केएफ का, कैलकुलेशन ऑफ केएफ का। तो अगर देखो हम लोगों ने वहां पढ़ी थी क्या इक्वेशन पढ़ी थी, देखिए इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी थी क्या, अगर आपको केएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने कहा था RT स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, ये सॉरी क्या नाम हमारे पास ये हो गया 100, और यहाँ पे वहां पे एल भी ले रहे थे, यहाँ पे LF लोगे। ठीक, ये हमारे पास लोगे। तो यहाँ पे वैल्यू देख लो क्या क्या है, देखो क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे केएफ हमें पता है क्या है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, और आर क्या है हमारे पास, देखो आर गैस कांस्टेंट है, देखो पिछले लेक्चर में हमने यही किया था कि आर की वैल्यू कितना लिख सकते हो, 8.314 ये जूल पर मोल केल्विन, ये तो था। या तुम क्या लिख सकते हो इसको, 2 कैलोरी, ये तो है, डिग्री क्या है हमारे पास, मोल, ये है। ठीक, और देखो यहाँ पे टी क्या है, टी हमें पता है जो केएफ निकाला जाता है वो किसके लिए होता है, और सॉल्वेंट के लिए होता है। सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हर एक सॉल्वेंट का अपना अलग अलग केएफ होता है हमारे पास। ठीक, ये किसके लिए है, और सॉल्वेंट के लिए। तो टी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखो टी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। एलएफ क्या है, देखिए एलएफ क्या है, ये हमारे पास एलएफ है क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है हमारे पास। और ये किस में ली जाती है, पर ग्राम में ली जाती है, ठीक। और अगर हमें एलएफ निकालना रहता है तो हम एलएफ कैसे निकालते हैं, देखिए एलएफ का फार्मूला होता है डेल्टा HF, और ये हमारे पास क्या है, मोलर मास, किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्वेंट। ठीक, और डेल्टा HF क्या होगा, देखो डेल्टा HF हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन, और ये किसमें लिया जाता है, पर मोल में लिया जाता है। ठीक, 1 मोल का, 2 मोल का, 3 मोल का। ठीक, ये हुआ। अब देखो अगर हम क्या करें, अगर तुम इसकी वैल्यू देखो, हमने पिछले लेक्चर में जो बताया था, इसकी वैल्यू तुम R की वैल्यू 2 रखो, तो देखो KF इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2T स्क्वायर अपॉन कितना, 100। ये हमारे पास सॉरी क्या नाम हमारे पास ये हो जाएगा 1000, और ये LF हो जाएगा, LF। ठीक, अब देखो अगर हम KF इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.002 ना, और ये T स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, LF। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, ये तो हो जाएगा फार्मूला। ठीक, इस वाले में क्या है, देखो इस वाले में है, इस वाले में जो हमारे पास क्या है, जो LF होगा और जो हमारे पास R होगा ना, वो किसमें है, कैलोरी में है दोनों। ठीक, अब देखो अगर हम इसका K वैल्यू निकालना चाहें ना, ये तो हमारे पास मोलर क्या हो गया, ये हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक, और अगर हम इसकी वैल्यू कौन से निकालना चाह रहे हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हमको पता है, अगर हम KF में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, हमने कहा था KF में अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास K मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा। ठीक, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 0.002 T स्क्वायर अपॉन LF इनटू 10, ये तो हुआ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो K, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब 10 से जब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 0.02 T स्क्वायर अपॉन LF, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, ये K क्या है मेरे पास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो जितने पॉइंट हम 4 पॉइंट में हम शायद पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे, और इसमें भी 4 ही पॉइंट हैं इस तरीके से। ठीक, लेकिन तुमको जो हमारे पास फार्मूला बस लर्न कौन सा रखना है। ठीक, अगर तुम लोग 10+2 में हो, ठीक, तो मोस्टली जो क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, देखो बस सिर्फ ये वाला फार्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू क्या है, यहाँ पे KF इनटू मोलैलिटी, बस इसी से अपना काम चल जाए। ठीक, और मोलैलिटी की जगह पे तुम रख देना, मोलैलिटी क्या होता है, मोल अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में अगर दिया हो, या हमारे पास क्या है, मास ऑफ किसमें, ग्राम में दिया हो। ठीक,
और मोल की जगह पे तुम क्या रखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, मोल किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, यही तो होगा। तो ये तो हमारे पास पॉइंट इसमें आ गया, ठीक। अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट हो गया, देखो फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक, फोर्थ पॉइंट। अब देखो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, देखो फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या, देखो हमारे पास क्या है, रिलेशन हमारे पास किसमें, देखो रिलेशन बिटवीन किसमें हमारे पास, देखो रिलेशन बिटवीन हमारे पास देखा जाए डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी के बीच में, मतलब क्या है, ये डेल्टा टीएफ क्या है हमारे पास, क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो दोनों में रिलेशन क्या है, तो इससे क्या है, देखो एक बार या दो बार न्यूमेरिकल इससे पूछे गए हैं, ठीक। देखो क्या, देखो हम लोगों ने पढ़ा है क्या जो डेल्टा टीएफ होता है, सॉरी क्या ना अभी पढ़ा है, जो डेल्टा टीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, केएफ इनटू मोलैलिटी के बराबर होता है, ये तो है। सेम टू सेम हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेल्टा टीबी होता है वो भी तो किसके बराबर होता है, केबी इनटू मोलैलिटी के बराबर होता है। तो इसको इक्वेशन को फर्स्ट कर दो, ये सेकंड कर दो, यही तो है फर्स्ट। और तो इसका मतलब बाद में आपस में क्या है, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दो, डिवाइड कर दो आपस में। तो देखो अगर हम करेंगे तो डेल्टा टीबी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी इनटू एम, और हमारे पास क्या हो जाएगा, केएफ इनटू एम, ये तो होगा। एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, देखो रिलेशन आ जाएगा मेरे पास क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी अपॉन केएफ, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो कभी कभी हमारे पास इसमें तीन वैल्यू तुमको दी होंगी और एक इनमें से पूछ लेगा, ये तो है, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और केबी को पूछ लेगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, फिफ्थ पॉइंट रिलेशन इसके बीच में आ गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देख लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं, ठीक। एप्लीकेशन हम इसके देख लेते हैं, ठीक, इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, देखिए एप्लीकेशन हम इसके देख लेते हैं। देखिए जो हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं जिसका हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए क्या, देखिए पहले हम लोग इससे समझेंगे, थोड़ा हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, वाटर था, ठीक। तो वाटर को जब जैसे तुमने फ्रिज में क्या किया, फ्रीजर में डाला, तो हमने ये देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया, ठीक, मतलब उसकी आइस बन गई। लेकिन जैसे तुम क्या करो, ये जो हमारे पास क्या है, पानी है, ध्यान देना पानी है, और उसके अंदर तुम क्या मान लो NaCl मिला दो, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूट मिलाओ हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल है। तो याद रखना जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है, जैसे शुगर भी हमारे पास क्या नॉन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे तुम मिलाओगे, ठीक, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन बना। अब देखो क्या है, जो हमारे पास पहले जो अकेला आइस था, मतलब पानी था, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा था, फ्रीज हो जा रहा था। लेकिन जैसे तुम इसके अंदर NaCl मिलाओगे तो NaCl क्या करेगा, इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा प्योर, उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पानी था, मैंने इसके अंदर NaCl मिलाया, तो अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस में चला जाएगा, लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड या हमारे पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है, जो हमारे पास NaCl जो होता है वो लगभग वाटर का 20 या 21 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। मतलब क्या, अगर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा था, हमारे पास फ्रीज कर रहा था, तो अगर तुमने सॉल्ट मिलाया, ठीक, NaCl मिलाया, तो अब उसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या, अब वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, जाके फ्रीज करेगा। मतलब एक दिन उसमें ना कॉन्सेप्ट बना के रखना कि अगर वाटर के अंदर तुमने कोई भी सॉल्ट मिला दिया है, ठीक, तो 100% है कि हमारे पास उस क्या है, जो वाटर का सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम ही चला जाएगा। मतलब क्या, मैं कहूंगा निगेटिव में चला जाएगा, ठीक। अब इसी का यूज देखिए, क्या देखिए इसी का यूज हमारे पास सबसे पहला देखो यूज हमारे पास का इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इन क्या है, पहला हमारे पास मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक, जहां पे क्या है टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर वो लोग अपनी कार और में क्या हो रहा होगा, जब पानी डाल रहे होंगे, रेडिएटर में पानी डाल रहे होंगे, तो वहां का जो हमारे पास टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे पहुंच गया, तो हम कहते हैं जो पानी होता है वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर जाएगा, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग क्या करते हैं, प्योर पानी, ध्यान दीजिएगा, क्या
वो जब हमारे पास इंजन में जब पानी डालते हैं तो प्योर पानी नहीं डालते, तो उसके अंदर क्या मिला देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। ठीक, क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम कर देता है। मतलब क्या है, हमारे पास जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा था, वाटर पहले फ्रीज कर रहा था, अब वो इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे मिलाओगे अब ये क्या करेगा, वो जल्दी फ्रीज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब क्वेश्चन ये कम से कम कंपटीशन ही में बहुत बार पूछा गया है, ठीक, और बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक, कि हम क्या कर रहे हो, कहते हैं कि दो ऐसी कंट्री जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है, वो क्या करते हैं, रेडिएटर में पानी डालते समय, ठीक, वो उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल क्यों मिलाते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, उसका किसका, हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारे पास जो वाटर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज नहीं करेगा, वो जाके -10 -12 -15 इस तरीके से जाके फ्रीज करेगा। तो ये तो हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा। ठीक, ये तो बात हुई। ठीक, अब देखिए ये वाला हमारे पास क्या है, जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या, अगर मैं, ध्यान देना, अगर हम क्या देखो इस वाले में ये है कि अगर तुम गर्मियों के टाइम, क्या, गर्मियों के टाइम अगर तुमने पानी में क्या मिला दिया है, पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ऐसी कंट्री मिलाओगे, ऐसी कंट्री जहां पे टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या कर देता है, देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। ठीक, और सेम टू सेम अगर तुम गर्मियों में मिलाओगे, ठीक, तो इसका क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है। मतलब ये क्या करेगा, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर देगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये तो बात इसकी हो गई। ठीक, अब देखिए क्या, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे प्लेस होती है जहां से बर्फ गिरती रहती है, स्नो गिरती रहती है, ये तो है, तो वहां की जो रोड होती है ना, तो रोड पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रोड पे क्या सब पूरी आइस क्या इस तरीके से क्या पूरी जम जाएगी इस तरीके से, तो रोड ब्लॉक हो जाती है। ठीक, तो क्या वहां क्या किया जाता है, इन रोड्स पे, इन जो रोड हमारे पास जहां पे आइस और बन गई है, ठीक, और जाके इकट्ठा हो गई है आइस ना, तो वहां पे रोड पे क्या किया जाता है, ऊपर से NaCl या CaCl2 क्या है, ऊपर से डाल दिया जाता, छिड़क दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे छिड़का जाता है उसके ऊपर NaCl, तो NaCl क्या करता है, जो हमारे पास इसका जो क्या करता है, इसका जो आइस बनी है उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। मतलब देखो यहाँ पे पॉइंट है कि अगर तुमने NaCl डाला है, ठीक, तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर फ्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे तुम NaCl मिला दोगे तो वो -21 पे जाके फ्रीज करेगा। सेम टू सेम अगर तुमने CaCl2 मिला दिया, देखो माइनस कितना 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा, माइनस में 55 चला गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारे पास समझ में आ गया होगा कि जहां स्नोफॉल होती है, ठीक, यहाँ पे जहां पे जिन देशों में बर्फ पड़ जाती है, तो वहां की रोड साफ करने के लिए, वहां पे सब बर्फ पड़ गई होगी, तो वहां पे रोड को साफ करने के लिए ऊपर से सॉल्ट NaCl या CaCl2 का छिड़काव कर दिया जाता है। ये क्या कर देता है, वहां आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देता है, कम कर देता है, और वो क्या हो जाता है, हमारे पास जो आइस होगी पिघल जाएगी और इसको हट जाएगी वहां से। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है कि जो हमारे पास समंदर होते हैं, ओशियन होते हैं ना, ओशियन होते हैं, वो फ्रीज क्यों नहीं करते। तो आंसर हमारा क्या है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा, उसका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया होगा। तो ये देखो थर्ड पॉइंट, व्हाई ओशियन इज क्या, नॉट फ्रीज, ये तो है। तो हम कह देंगे उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और हमारे पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अब सेम टू सेम हमारे पास कंडीशन ये है कि जैसे तुम आइसक्रीम जब खाने गए होगे, ठीक, तो आइसक्रीम में क्या है, वो जो आइसक्रीम वाला सेलर्स होते हैं जो बेचते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करते हैं कि वो आइसक्रीम को अंदर से यहाँ इस तरीके से अंदर रखते हैं, तो आइसक्रीम उसमें क्या होता है, इसके अंदर वो रखते हैं, आइस रखते हैं और साथ में नमक होता है। मतलब ये है कि आइसक्रीम जो बेचते हैं, ठीक, तो आइसक्रीम जो हमारे पास क्या है जहां रखते हैं उसमें बर्फ तो होता ही है, ठीक, और उसके साथ नमक भी होता है। नमक क्या करता है, इस जो आइस का ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देता है, कम कर देता है। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट हो गया। ये तो ना देखो, व्हाइल मेकिंग आइसक्रीम मेटल प्लास्टिक हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्योंकि हमें पता है अगर तुमने NaCl ले लिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा, वो माइनस क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है, कम कर देगा। ये तो है, तो इसीलिए तो क्या करते हो, देखो जब आइसक्रीम हमारे पास क्या है ना, हमारे पास आइसक्रीम में देख लो, आइसक्रीम में भी तो पानी होता है, आइसक्रीम में पानी होता है, लेकिन जब तुम खाते हो तो उसमें देखो बर्फ नहीं होती है,
ना, तो इसका मतलब कि आइसक्रीम अंदर के अंदर जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो गया है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है हमारे पास NaCl और बहुत सारे इस तरीके से सॉल्ट मिले रहते हैं, ठीक, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तभी इसीलिए वो सॉफ्ट लगती है। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है एक नोट है हमारे पास, देखिए क्या है ये, कह रहा है देखिए द टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलैरिटी, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास क्या है दो सुक्रोज सॉल्यूशन है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं इसको, देखिए क्या है, इसको मिटा दूं मैं। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है टू सुक्रोज सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब मेरे पास एक सुक्रोज सॉल्यूशन क्या है, देखिए एक सुक्रोज ये सॉल्यूशन है, दूसरा मेरे पास सुक्रोज का ये सॉल्यूशन है, ये तो है। अब ये कह रहा है कि दोनों देखो तो सुक्रोज सॉल्यूशन है भी सेम मोलैरिटी, तो इसका मतलब मान ले रहे हैं कि इसकी मोलैरिटी 1 है, इसकी भी मोलैरिटी 1 है, यही तो है। ठीक, और इसके अंदर भी हमारे पास सुक्रोज है और इसके अंदर भी हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का, तो इसका मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन इसका सुक्रोज सेम टू सेम इसमें। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें सॉल्वेंट जो, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनाया गया होगा, मान लो इसमें पानी है और मान लो इसके अंदर इथाइल अल्कोहल है, मतलब दोनों में क्या है सॉल्वेंट क्या है अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, दोनों की हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन देखिए सेम है, मतलब मोलैरिटी दोनों की सेम है, दोनों की मोलैरिटी सेम है। ठीक, तो ये ना करिएगा कि हमारे पास दोनों की मोलैरिटी सेम है तो कह दोगे दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम ना कर देना, क्योंकि देखो हमारे पास क्या, अगर ये सॉल्वेंट कोई और है, ये वाला सॉल्वेंट कोई और है, तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या, अगर फ्रीजिंग पॉइंट तुम देखोगे, ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, ठीक, वो हमारे पास डेल्टा TF इक्वल टू क्या है KF इनटू हमारे पास क्या मोलैरिटी करोगे। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारे पास क्या है यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक, वो KF पे भी डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब कि अगर सॉल्वेंट ये अलग है और ये सॉल्वेंट दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा क्या, इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे, मतलब क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में, मतलब क्या, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन सॉल्वेंट अलग है, तब भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास अलग अलग होगा, दोनों का सेम नहीं होगा। ठीक, ये तो पॉइंट ये आया। ठीक, अब दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम देखें, देखो दूसरा अगला कुछ प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इफ मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, समझना बात को कि वो मोलैरिटी को डबल कर रहा है, ठीक, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू m, तो कह रहा है कि मोलैरिटी को डबल कर दे रहा है, मोलैरिटी को डबल कर दे रहा है, तो कह रहा है KF की वैल्यू बताइए, KF की वैल्यू, तो देखिए इसका मतलब KF की वैल्यू मतलब क्या, हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो कह रहा है डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी, क्या अनचेंज होगी। पहली बात ये है क्या, हमारे पास जो KF होता है, हमारे पास क्या जो KF वैल्यू होती है ना, ये तो क्या है किसी भी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होती है, यही तो है, तो हम इसको ऐसे नहीं आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यही तो है। अगर तुमने एक ही सॉल्वेंट लिया है, यही तो है, अगर वही देखो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन था, इसका मतलब क्या, इसमें हमारे पास ये सॉल्यूशन था, तुमने क्या कर दिया हमारे पास इसको कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, लेकिन सॉल्वेंट तो वही है अभी, तो सॉल्वेंट अगर वही है तो मैं क्या कहूंगा, दोनों में KF की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यही तो है। तो इसका मतलब क्या, अगर दोनों में सॉल्वेंट सेम है, ठीक, दोनों में सॉल्वेंट अगर सेम है तो मैं क्या कहूंगा KF की वैल्यू दोनों में सेम आएगी, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले में जो KF होगा वो अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक, अब दूसरा देखो क्या है, कह रहा है फाइंड द, देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखो ये सारी प्रॉब्लम ये यहां से लेके ये वाली हमारे पास यहां से लेके यहां तक की, ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉब्लम किसकी है, देखिए ये JEE की प्रॉब्लम है, ठीक, JEE की प्रॉब्लम है, ठीक, ये वाली, ठीक। अब देखिए क्या है, देखो फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन इन सेम सॉल्वेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास एम्स में आया हुआ है, देखिए ये वाला क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक, देखिए क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन A है और दूसरा सॉल्यूशन B है, ठीक, इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं कितनी 1 है, इसकी भी मोलैरिटी हमारे पास 1 है, मोलर सॉल्यूशन दोनों की मोलैरिटी सेम होगी, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है वो क्या है, ध्यान देना, सॉल्वेंट है वो भी मान लेते हैं क्या, मान लो वाटर है, और यहाँ भी सॉल्वेंट कैसा है, वाटर है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, तो मतलब क्या है इसकी मोलैरिटी और हमारे पास सॉल्वेंट, इसका मतलब दोनों चीजें इनमें क्या है, दोनों की दोनों क्या है, सेम है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, अगर कभी ऐसा हो कि इसकी दोनों की मोलैरिटी सेम हो और दोनों में सॉल्वेंट सेम हो,
ठीक, तो मैं कहूंगा क्या, इनका क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ रही है। ठीक, अब देखिए हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन वाटर। ये तो है, तो कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन पानी था, इसमें पानी था, ये पानी था, ठीक है, हमें पता है पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज कर जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज कर जाता। फिर उसने क्या कहा है कि इसने लेड नाइट्रेट मिलाया, मतलब हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट मिलाया, क्या मिलाया, लेड नाइट्रेट। अब देखो ये सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट जैसे मिलाओगे यहाँ पे तो ये सोल्यूशन बनके तैयार होगा, यहाँ पे सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो बताओ अगर हमारे पास ये पानी था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा था, ये हमारे पास फ्रीज कर रहा था, तो ये बताओ इसके अंदर सॉल्ट मिलाओगे तो ये क्या होगा, फ्रीज कर कब करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब माइनस में चला जाएगा, -1 -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके क्या है, फ्रीज करेगा। तो यही देखो इस वाले में ऑप्शन दिया है कि कब कब फ्रीज करेगा, 2 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, और या बिलो 0, तो हम कहेंगे बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या कुछ इसका एप्लीकेशन था, किसका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या है, लास्ट कोलिगेटिव पढ़ेंगे, क्या हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, उसके बाद बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ लेंगे, ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।